नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। 3 दिनों का अंतराल, कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं और आज फिर से हम और दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी साथ साथ हैं आपके साथ संवाद करने को। देखिए, बिहार की बात करेंगे तो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की ही बात होगी, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था और दृश्य ऐसा बन गया है अजीत जी कि दंगल नहीं महादंगल है और लड़ाई आमने सामने की है। बीजेपी ने किस तरीके से उम्मीदवार को बदला, अभिषेक सिन्हा बंटी हटाए गए और नीरज कुमार सिन्हा आए। तो आज नीरज कुमार सिन्हा ने नामांकन का पर्चा भर दिया। प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार जो स्वयं प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी नामांकन का पर्चा भरा। अब दोनों के नामांकन में कितनी भीड़, इसकी तुलना तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मिजाज ऐसा बनता और बिगड़ता दिख रहा है कि बांकीपुर में कुछ भी हो सकता है। वैसे यदि यह कहें कि प्रबंधन की बात हो तो प्रबंधन से बीजेपी नहीं हार सकती है, लेकिन यदि हवा बनने लगी, बिगड़ने लगी तो नतीजे क्या हो जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए देखिए, नितिन नबीन भी अब पटना में कैंप करने वाले हैं, जिन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सीट छोड़ी है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने से प्रशांत किशोर है। यदि प्रशांत किशोर न होते तो अभिषेक सिन्हा बनती ही उम्मीदवार बने रहते और वह रेखा गुप्ता को पता नहीं कितने हजार मतों से चुनाव हराते और वह विधायक बन जाते। लेकिन प्रशांत किशोर, चूंकि प्रशांत किशोर बहुत कुछ तलाश लेते हैं और 2014 में देखा ही है, दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान को उन्होंने लीड किया था और अब अपने लिए लड़ रहे हैं। लोगों ने यह कहना बंद कर दिया या यह कहना बंद कर देंगे कि प्रशांत किशोर रणछोड़ है। उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया है कि नहीं, मैं लड़ सकता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी हारी, लेकिन फिर से, और वह बात कि इस विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे से न सरकार बनने वाली है न बिगड़ने वाली है। हमने कहा दंगल नहीं महादंगल है, हमने कहा आमने सामने की लड़ाई है। हमने ये नहीं कहा कि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता कहां है। प्रत्याशी रेखा गुप्ता पटना की सड़कों पर हैं, लेकिन उन्हें लड़ाने वाला तो यूरोप में बैठा है और वह कब आएंगे। और देखिए, जो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के प्रारंभिक रुझान चुनाव प्रचार के दौरान दिखने लगे हैं, वह इस बात के संकेतक हैं कि राजद को मुसलमानों ने झटक दिया है। आप मुसलमानों के क्षेत्र में जाइए, वहां जनसुराज के झंडे लहरा रहे हैं। हमें तो पूर्णिया लोकसभा चुनाव का दृश्य सामने दिख रहा है, जहां पप्पू यादव लड़ रहे थे आरजेडी से बीमा भारती, जिनकी जमानत जब्त हुई थी। पहले मुसलमान सवार हुए थे और फिर यादव भी सवार हो गए थे। तो तेजस्वी यादव को भी सोचना होगा। लालू यादव के बारे में हम और आप, पूरी दुनिया कहती है कि वह पहले गरीबों के नेता बने, बाद में पिछड़ों के नेता बने और फिर वह यादव और मुसलमान के नेता बनकर रह गए। कहीं बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव ऐसा न कर दे कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ यादवों के नेता बनकर रह गए। और देखिए, उपचुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है पिछले ही विधानसभा के कार्यकाल में कि बेलागंज में 32 वर्षों के बाद कैसे, 32-34 वर्षों के बाद कैसे सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हार गए थे। हम लोगों ने देखा कि रामगढ़ में कैसे जगनानंद सिंह के बेटे चुनाव हार गए। तो उपचुनाव का मिजाज दूसरा होता है, लेकिन यह बात भी मानने की है कि भाजपा का प्रबंधन और नितिन नबीन से किसी को नाराजगी नहीं है और बिहार में पहली बार सरकार चलाने का अवसर भाजपा को प्राप्त हुआ है, सम्राट चौधरी को प्राप्त हुआ है। इसलिए सम्राट चौधरी भी जी जान लगाएंगे, लेकिन एक फ्रंट पर हमें कमजोरी दिखाई पड़ रही है। चाहे अभिषेक सिन्हा बंटी हो, चाहे बदले गए उम्मीदवार नीरज सिन्हा हो, भाजपा के जो दूसरे कायस्थ नेता हैं वह कहां हैं, दिख नहीं रहे हैं। उन्हें तो पहले दिन से सक्रिय होना चाहिए था और कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जिन्हें जनता पसंद नहीं करती है, भले वे कुछ भी हो जाए। तो बांकीपुर का उपचुनाव दंगल नहीं महादंगल है अजीत जी।
अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। पटना से लेकर दिल्ली तक सिर्फ बांकीपुर और बांकीपुर की चर्चा है, क्योंकि यह उपचुनाव मोदी के बॉस का चुनाव है, जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार में जो दावे किए जाते हैं वो आप जानते हैं, इतने वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, हर नेता चुनाव जीतने का दावा करता है। अभी ऐसा थोड़ा है कि रेखा गुप्ता भी कह रही होंगी कि हम ही चुनाव जीतेंगे, और वो जहां जाती होंगी वहां लोग कहते होंगे कि आप ही को वोट देंगे, और ये फिर वो कह सकते हैं कि आरजेडी के रिवाइवल का चुनाव होगा। तो हर व्यक्ति जो है अपने अपने तरह से, प्रशांत किशोर अपनी ब्रांडिंग करने में, हम लोग को पता है कि वो किसी भी छोटी भी चीज को कितना बड़ा बना सकते हैं, और ये तो खुद उनका अपना चुनाव है, तो उसको हर तरह से वो ब्रांड करेंगे चुनाव को। अभी की जो स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, वो हम लोग जो चुनाव के पहले अभिषेक सिन्हा की उम्मीदवारी के समय तक जो बात कर रहे थे, तब भी हम लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, और सबसे पहले मैदान में उतरने का जो एक एडवांटेज होता है, जो प्राइम मूवर होने का होता है, निमेरो उनो कहिए, प्राइम मूवर कहिए, जो सबसे आगे सबसे पहले आने का जो एडवांटेज होता है, वो प्रशांत किशोर के साथ था। बाकी लोग अभी तैयारी कर रहे थे या नाम नहीं तय हुआ था, तब से प्रशांत किशोर बांकीपुर की सड़कों पर उतर गए थे, और वार्ड कमेटी से लेकर के गली गली घर घर वो कमेटी बना रहे थे, घूम रहे थे। और दूसरा एडवांटेज उनके साथ ये था कि वो प्रशांत किशोर है। ये अपने आप में एक बड़ा एडवांटेज है। देखिए, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है अजीत, क्योंकि चाहे अभिषेक सिन्हा बनती हो, चाहे यह नीरज सिन्हा हो, भाई लोग पूछ रहे हैं अच्छा अभिषेक सिन्हा बनती कौन, तो जवाब मिलेगा अरे ये फलना जगह रहते थे हैं? अब वो उस जगह के लोग, भाई अभिषेक सिन्हा बंटी का टिकट ही कट गया, मतलब नामांकन का पर्चा भरने के बाद वापस हो गए। तो ये नीरज सिन्हा कौन, मैं ही नहीं जानता था कि नीरज सिन्हा है कौन। ठीक है, मंडल अध्यक्ष रहे होंगे, तो नीरज सिन्हा मीठापुर के रहने वाले हैं। तो नीरज सिन्हा हो चाहे अभिषेक सिन्हा बनती हो, प्रशांत किशोर कौन है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऋतुराज सिन्हा होते, रणवीर नंदन होते, संजय मयूख होते, तब शायद पटना के लोग नहीं पूछते कि ये लोग कौन है, लेकिन यहां तो बताना पड़ रहा है कि है कौन। ठीक है, सामान्य कार्यकर्ता हैं, आपने उन्हें मौका दिया है, अवसर प्रदान किया है, भाजपा के नेतृत्व ने ठान रखा है कि नए लोगों को आगे बढ़ाना है, लेकिन पहचान का संकट तो है ही ना जी। देखिए, आपसे पहले बातचीत में हमने कहा था ज्ञानेश्वर जी की बिहार में कोई भी लड़ेगा तो वो प्रशांत किशोर से बड़ा उम्मीदवार नहीं होगा, चाहे वो ऋतुराज सिन्हा होते या संजय मयूख होते या आशीष सिन्हा होते, रणवीर नंदन होते, कोई भी लड़ता तो प्रशांत किशोर से बड़ा उम्मीदवार नहीं होता बिहार। तो ये जो एडवांटेज है प्रशांत किशोर का, एडवांटेज अपना प्रशांत किशोर होने का, उसको कोई मैच नहीं कर सकता है। वो जिस दिन लड़ने आए उस दिन नंबर 1 उम्मीदवार है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे मजबूत, सबसे बड़े उम्मीदवार है। चुनाव नतीजा कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो उनके साथ कम से कम मैच करने वाला एक उम्मीदवार ले आते, जो आपने नहीं दिया। दूसरा उम्मीदवार ले आते। हमने कल नीरज सिन्हा को बोलते सुना ज्ञानेश्वर जी, और आज हमने नरोत्तम मिश्रा के टिकट काट करके बीजेपी ने जिन आशुतोष तिवारी को उतारा है, उनको भी बोलते सुना है। आप आशुतोष तिवारी को सुनिए, आपको लगेगा कि एक व्यक्ति नेता कैसा होता है। उस तरह से हम ये नहीं करें कि नरोत्तम मिश्रा के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका बातचीत करने का लहजा, उनका तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज ये था कि वो एक नेता की तरह बात कर रहे थे, एक पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति की तरह बात कर रहे थे। भाषा स्पष्ट थी, बातें स्पष्ट थी। नीरज सिन्हा तो मीडिया के सामने लाइव सिटी से ही बात कर रहे थे और वाक्य पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो क्या कहना चाह रहे थे नहीं कह पा रहे थे, कई जगह हमने देखा। तो ये आपने जो कैंडिडेट चुना, क्या क्वालिटी देख करके चुना? एक क्वालिटी होना चाहिए। आप सामान्य कार्यकर्ता को ही चुनते, सामान्य कार्यकर्ता भी बीजेपी के पास ऐसे बहुत हैं, बहुत। हम कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तार्किक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं प्रशांत किशोर के सामने, ऐसा भी उम्मीदवार है। आप लेके आते, आज प्रशांत किशोर अगर चैलेंज करते हैं कि भाई प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरह कैंडिडेट्स का डिबेट हो जाए, तो क्या नीरज सिन्हा डिबेट कर सकते हैं उनके सामने जाकर के? क्या चेहरा चुना? नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने कैंडिडेट चुनने में ये, और ये कहने में कोई हिचक नहीं है ज्ञानेश्वर जी की एकदम हम ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जिसका कोई वजूद नहीं हो, कोई अस्तित्व नहीं हो। ये अब नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अब थ्रेटन फील नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति से। अब इतने बड़े, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई बड़ा व्यक्ति उतारते, उसके पीछे अपनी ताकत लगाते, वो चुनाव जीत करके आता। और दूसरी बात, ये भी कॉन्फिडेंस दिखाता। देखिए, प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि हम जिसको उतारेंगे वही जीत जाएगा, ये आप उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि हम किसी को भी उतार के जितवा लेंगे। तो ये आप जो बांकीपुर की जनता को फॉर गारंटेड ले रहे हैं, ये भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो एकदम प्रूव हुआ ना, प्रूव हुई नहीं ये बात जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जिसको लड़ाएंगे वो जीत जाएगा। तो यही सोच करके आपने जिसको लड़ा दिया कि एकदम कोई ऐसा व्यक्ति लड़ा देते हैं जिसको कोई नहीं जानता हो।
तो ये चीजें जो है बीजेपी के का अहंकार, उसका बड़बोलापन और उसकी जो अति आत्मविश्वास भी दिखाता है, और ये अति आत्मविश्वास हमेशा भारी पड़ता है। तो खैर ये तो क्षेपक की तरह बात आ गई। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और पहले मैदान में उतरने का एडवांटेज है। अब एक नया एडवांटेज ये है कि आपने कैंडिडेट, उनकी वजह से, उनकी चिंता में आपने कैंडिडेट बदला, ये भी एक एडवांटेज है। और जब एक कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद आप कैंडिडेट वापस लेते हैं, बदलते हैं, तो आप याद करिए कि प्रशांत किशोर की तरारी में क्या हालत हो गई जब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा का नाम जब उनका कैंडिडेट बदला था। जिस दिन उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा का नाम अनाउंस किया था, उस दिन नंबर 1 कैंडिडेट थे वो। बिहार का हर व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा पर गर्व करता है। वो लड़ते चुनाव, हो सकता है वो जीत जाते, नहीं भी जीतते तो तीसरे चौथे नंबर के उम्मीदवार तो नहीं होते वहां। बिल्कुल। वो बिहार के सबसे पहले व्यक्ति हैं जो उस पद तक पहुंचे। हमको लगता है कि संभवतः इकलौते व्यक्ति हैं जो सेना में दूसरे सर्वोच्च पद तक पहुंच पाए। उस स्तर के वही एक व्यक्ति हैं बिहार में। पहले भी जनरल एस के सिन्हा, पहले भी जनरल एस के सिन्हा, हाँ पहले भी जनरल एस के सिन्हा, और दूसरे ये तो उस पोजीशन तक पहुंचे तो उनका बड़ा सम्मान था और लोगों को लगा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है जनरल एस के सिन्हा। अब आगे प्रशांत किशोर ने क्या कमाल का उम्मीदवार चुना, बाद में पता चला कि उनका नाम ही नहीं है तरारी के मतदाता सूची में, और नोएडा से जब तक शिफ्ट कराते तब तक टाइम निकल गया। तो ये उस तरह का झटका था, और नतीजा जिस किरण देवी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया प्रशांत किशोर ने, उनको 6-8 हजार वोट आए, वो सबसे नीचे पीछे चले गए। बीजेपी ने भी एकदम सेम रेप्लिकेट हो रहा है बीजेपी का बांकीपुर। आपने प्रशांत किशोर के सामने जहां आपको एक बड़ा उम्मीदवार ले आना चाहिए था, आपने एक अभिषेक सिन्हा को उम्मीदवार दिया और उसको भी बदलना पड़ा। तो ये आपकी तैयारियों पर भी सवाल है, ये भी आपकी मतलब अगंभीरता भी दिखाता है। और फिर वही बात की जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जैसे भी आके लड़ेंगे, लोग कहते हैं बहुत बड़ा निशानेबाज होता है, तो लोग कहते हैं कि आंख मूंद के निशाना लगा देगा। उस तरह की स्थिति आप बता रहे हैं कि बांकीपुर में हम बिना तैयारी के भी उतरेंगे, किसी को भी लेकर उतरेंगे तो जीत जाएंगे। ये स्थिति होती अगर ये जनरल इलेक्शन होता, ये उपचुनाव, ये स्थिति होती अगर सामने प्रशांत किशोर नहीं होते, सामने अपोनेंट प्रशांत किशोर है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है और सामने आपके उम्मीदवार प्रशांत किशोर है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी, जनरल इलेक्शंस में कास्ट के तमाम कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, जो सोशल इक्वेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होता है, वो सब मैटर नहीं करता है। जनता वो देखती ही नहीं है। आपका कितना बड़ा गढ़ है जनता ये भी नहीं देखती है ज्ञानेश्वर। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग बिहार में वैशाली हमेशा डिस्कस करते हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण गोरखपुर का लोकसभा चुनाव है। उससे बड़ा गढ़ बीजेपी का नहीं हो सकता था। गोरखपुर गढ़ जहां से महंत अवैधनाथ जीतते थे और उसके बाद महंत योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते थे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए और उन्होंने गोरखपुर की लोकसभा सीट खाली की, तो बाई इलेक्शन में बीजेपी चुनाव हार गई। संजय निषाद के बेटे चुनाव जीत गए। संजय निषाद के बेटे चुनाव जीत गए। उपेंद्र दत्त शुक्ला को चुनाव लड़ाया गया, वहां से बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और क्या गुडविल थी बीजेपी की। इतनी बड़ी जीत मिली थी बीजेपी को, 300 से ज्यादा सीटें आई थी बीजेपी। और इसके बाद भी बाई इलेक्शन में उम्मीदवार आपका हार गए। तो ये होता है, ये बाई इलेक्शन, इसका मतलब है कि बाई इलेक्शंस में आपके जो समीकरण है वो काम नहीं करते हैं, जो कास्ट का इक्वेशन है वो काम नहीं करता है, और बहुत ज्यादा तैयारी भी काम नहीं करती है। जो आपने कहा ना ज्ञानेश्वर जी की, प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि कोई मात नहीं दे सकता है। लेकिन बाई इलेक्शंस में प्रबंधन भी काम नहीं आता है। आपका प्रबंधन से जनता नहीं प्रभावित होगी, पर जनता को दूसरी जनता प्रयोग करना चाहती है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अच्छा भाई अच्छा आपने बताया ही कि इस एक सीट से न सरकार बनने वाली है, न वास्तविक स्थिति पर कोई फर्क पड़ने वाला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तब भी रहेगी, अभी भी है सबसे बड़ी पार्टी, उसके उस पोजीशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो और प्रशांत किशोर अगर एक व्यक्ति पहुंचते हैं विधानसभा में, तो वो क्या कर सकते हैं इस बात से परिचित है बिहार के लोग। वो क्या कर सकते हैं जाकर। आज नामांकन हुआ है, तो नामांकन की सभा के बाद या नामांकन के बाद जो भी रोड शो हुआ, हमारे रिपोर्टर्स वहां लगे थे, अभिषेक लगे थे, सुमन सौरभ लगे थे, वसीम लगे थे। हमने उनसे फीडबैक पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए भीड़ का आकलन मत कीजिए, किसके साथ कितने लोग, क्योंकि तमाम जगहों से आए हुए लोग थे। लेकिन एक अंतर नजर आया जिसे जनता ने नोटिस किया। हमने कहा क्या? तो प्रशांत किशोर सड़कों पर पैदल चल रहे थे और बीजेपी के उम्मीदवार और नेता गाड़ियों पर सवार होकर हाथ हिला रहे थे। तो देखिए जो आप कह रहे हैं ना, उपचुनाव में हर छोटी बड़ी बात नोटिस की जाती है। हाँ, कि प्रशांत किशोर हाथ मिलाते हुए पैदल आगे बढ़ रहे हैं और आप गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये बातें प्रशांत किशोर का जो पब्लिक के साथ कनेक्ट है, ये भी उनका एक एडवांटेज है।
जी। और ये आप अभी पूछिए, कभी सर्वे कराइए कभी कि बिहार के लगभग हर गांव का 10 व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि उसने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया है। हम्म। तो ये जहां जहां गांव में घूमे, पद यात्रा की, ऐसे घूमे, वो लोगों से मिलते रहे, तो ये पब्लिक कनेक्ट है उनका। इससे उनको भी पब्लिक का मूड समझने में आसानी होती है। इस तभी वो इतने इफेक्टिव नारे गढ़ पाते हैं, तभी इतने इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास पब्लिक का फीडबैक फर्स्ट हैंड होता है। वो हम्म। सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन पर काम नहीं करता। और देखिए ना जी, पूरे पूरे नामांकन की सभा में, रोड शो में प्रशांत किशोर जिंदाबाद और जनसुराज जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे थे। नारे क्या लग रहे थे? जय बिहार, जय 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 बिहार, बिहार, जीतेगा बिल्कुल। बाकीपुर, जीतेगा बाकीपुर। यही तो, ये भी उनको पता है। वही हम कह रहे थे कि क्या नारा जी। गढ़ना है, क्या हम्म। नैरेटिव बनाना है, किस तरह से कैंपेन को आगे ले जाना है, वो इस बात को जानते हैं। वो हम्म। मूड भांपते हैं जनता का, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से भांपते हैं। वो दिल्ली में बीजेपी का आईटी सेल कोई भी कैंपेन तैयार करेगा तो वो सेकंड हैंड, हम्म। थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होगा। यहाँ किसी बिल्कुल। को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से प्रशांत किशोर अपना कैंपेन प्लान करते हैं। और वो हम्म। कैंपेन पहले से प्लान कर चुके हैं, और हम लोग उस बात को पहले डिकोड कर चुके हैं कि वो सिर्फ बांकीपुर की समस्याओं को लेकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पूरे हम्म। बिहार की बात को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बांकीपुर के इलाके में पूरे बिहार के लोग रहते हैं, बिहार बिल्कुल। के हर जिले के लोग रहते हैं वहां। हम्म। जो रिजोनेंस होगा, अगर उसके जिले की भी कोई समस्या है, प्रशांत किशोर कोई बात उठाएंगे, तो हो सकता है कि ये उस व्यक्ति के जिले की भी समस्या हो। जो व्यक्ति बोरिंग बिल्कुल। कैनाल रोड में रहता है, जो व्यक्ति बोरिंग रोड में रहता है, या जो व्यक्ति चांदमारी रोड में रहता है, हो सकता है कि उसके गांव की भी, उसके इलाके की भी समस्या हो। तो वो बिल्कुल। उसके साथ कनेक्ट करेगा अपने आप को। तो ये बात, ये नीरज सिन्हा नहीं उठा सकता, बीजेपी के जी। दूसरे बड़े नेता ये बात उठा सकते हैं। हम्म। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के पास भी उठाने के लिए है कुछ नहीं, क्योंकि 20 साल से आप ही का राज है, तो आप कुछ समस्या तो बिल्कुल। नहीं उठा सकते हैं। जी। और किसी समस्या के समाधान के लिए जब आप कहने जाएंगे, तो लोग पूछेंगे ना कि 20 साल से आप ही की सरकार थी, तो ये समस्या क्यों नहीं दूर हुई? क्यों, हम्म। अगर अगर नाली ओवरफ्लो कर रही है, कहीं अगर सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली की सप्लाई कमजोर होती है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा। प्रशांत किशोर तो बिल्कुल। बड़े सहज अंदाज में ये सवाल उठा सकते हैं। तो हम्म। ये तब, अच्छा, बिहार के जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, देखिए, परीक्षा का पेपर लीक होना, या ये अभी रिजल्ट, नतीजों में देरी होना, नतीजों के बार बार कंबाइन होना, एग्जाम्स का नतीजों में देरी होना, बहाली नहीं होना, ये सारे मुद्दे तो वहीं के हैं ना, पटना के मुद्दे हैं। हम्म। और ये हम्म। पटना में जब ये सारे मुद्दे उठेंगे, तो कौन नौजवान होगा या कौन परिवार होगा जो अपने को इससे नहीं जोड़ेगा? नहीं नहीं, इसे इसका नहीं। प्रयास देखिए अजीत जी, इसका जो आप कह रहे हैं कि कल प्रशांत किशोर संजय गांधी जैविक उद्यान में टहलने चले गए थे, बिल्कुल। जिसे अब पटना जैविक उद्यान कहा जाता है। पटना जैविक उद्यान दीघा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन सुबह वहां सैर करने, मॉर्निंग वॉक करने पटना के तमाम इलाकों से लोग आते हैं। तो वहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक करके पटना के तमाम मतदाताओं को, न कि सिर्फ बांकीपुर के मतदाताओं को संदेश दिया, और उनके साथ चाय पीना, उनके साथ नारियल पानी पीना। तो उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया, जो आप कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे सिर्फ बांकीपुर के नहीं है, हमारे मुद्दे बिहार के हैं। बिल्कुल, तो ये बिहार के कितने मुद्दे हैं वो, और वो कब से उठा रहे हैं प्रशांत किशोर? हम्म। और जब से वो उठा रहे हैं, अब हमको लगता है कि लगातार उनको 3 साल हो गए जब ये सारे मुद्दे उठाते। हम्म। 2 अक्टूबर से जब वो निकले थे, तो पलायन का मुद्दा, गरीबी का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सारे मुद्दे उठाते रहे हैं वो। तो ये मुद्दे भी अब एक तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग में बिठा दिए हैं। और हम्म। अगर स्वयं वो चुनाव लड़ रहा, पिछली बार भी अगर वो स्वयं चुनाव लड़े होते, तो नतीजे वैसे नहीं होते जैसे आए थे। उनके लिए बेहतर नतीजा होता, क्योंकि फिर उनका चेहरा होता। जब उनका बिल्कुल। चेहरा होता, तो कंपैरिजन प्रशांत किशोर से बाकी लोगों का होता। जैसे ही वो मैदान से हटे, उनके एमएलए कैंडिडेट का कंपैरिजन दूसरे एमएलए कैंडिडेट से होने लगा। तो यहाँ मात खा गए प्रशांत किशोर। अब तो जी। खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं ना, और हमने पहले भी कहा था कि वो अगर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो, तो उसको बहुत कायदे से प्रशांत किशोर बेच सकते हैं। तो उनसे बेहतर प्रोडक्ट क्या हो सकता है जिसको उनको सेल करना है मार्केट में? तो उनके पास तमाम तरह के एडवांटेज है। बाई इलेक्शन है, इतना बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का, जिस पर बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए। हमको तो होता है, पता नहीं बाकी लोगों का हम नहीं कह सकते हैं। तो जिस पर लोगों को गर्व होता है, बिहार के बाहर, देश के बाहर, मतलब बिहार के बाहर दूसरा दूसरे कितने बिहारी हैं जो इतना पॉपुलर है प्रशांत किशोर के जितना। और बिल्कुल। उन्होंने सचमुच तमिलनाडु में कहा था कि धोनी के बाद सबसे पॉपुलर हम होंगे। और देखिए, जिसके लिए शुरुआत की उन्होंने, मतलब आधी प्लानिंग की, वो भी चुनाव जीत के सरकार बना लिए थलपति विजय ने। तो वो इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं। ये बिहार के लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं कि प्रशांत किशोर जी, भले राजनीतिक कंपल्सन, पॉलिटिकल कंपल्सन में लोग उनका विरोध करते हो, लेकिन अगर कहीं लोग बाहर जाते हैं और लोग तारीफ करते हैं प्रशांत किशोर की, तो सबको अच्छा ही लगता होगा। तो उनके साथ पूरा एडवांटेज है कि बाई इलेक्शन है, वो स्वयं प्रशांत किशोर हैं, उनके पास प्रबंधन की कोई कमी नहीं है, उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। वो सबसे पहले चुनाव मैदान में उतरे हैं,
वो बीजेपी का कैंडिडेट उनके मुकाबले बहुत वर्थ का नहीं है। ये सारे एडवांटेज है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानेश्वर जी क्या वो चुनाव जीत जाएंगे अपने इस एडवांटेज जी, के दम पर? बड़ा सवाल ये है जी, हाँ, बड़ा सवाल तो यही है। वही बांकीपुर में जिस तरह का सामाजिक समीकरण है और जिस समीकरण पर बीजेपी राइड करती है, वो तो उस जो पूरे बिहार में बीजेपी समीकरण बनाती है उसका एक छोटा रूप बांकीपुर में दिखता है। जी, जहां जहां बड़ी संख्या में फॉरवर्ड हैं, बड़ी संख्या में कोयरी कुर्मी हैं, बड़ी संख्या में वैश्य हैं, बड़ी संख्या में अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं जो बीजेपी की का कोर वोटर हैं और दलित भी हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेंथ है, जो सोशल इक्वेशन है, वो तो पूरी तरह से बीजेपी को फेवर करता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी बात सुनिए कि हम लोग पहले से कह रहे थे आरजेडी ने साथ नहीं दिया, साझा उम्मीदवार अपोजिशन के नहीं हुए, प्रशांत किशोर, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। अगर आरजेडी के लोग घूमते हैं कैंपेन में, अभी तो आपने कहा कि चुनाव लड़ाने वाला नहीं है रेखा गुप्ता को, अपने तेजस्वी यादव तो यूरोप घूम रहे हैं। नहीं, आपको तो याद होगा ना, सुरेंद्र यादव ने कह दिया कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है रेखा गुप्ता। भाई वीरेंद्र की कितनी अलग हो गई है। हाँ? और वैसे लोग लगाए गए हैं रेखा गुप्ता के साथ जिनका कोई वजूद नहीं है। हाँ? और देखिए ना, हमने उनके मोहल्ले की चर्चा की थी कि उनके मोहल्ले में आरजेडी के झंडे नहीं लहरा रहे हैं, उस मोहल्ले में बीजेपी और जनसुराज के झंडे लहरा रहे हैं। और मुसलमानों के इलाके में जाइए तो वहां प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, तो इसलिए वो एक अगर साझा कैंडिडेट होते प्रशांत किशोर तो लड़ाई और थोड़ी मतलब और आमने सामने की रहती। अब बीजेपी इसमें थोड़ा सिल्वर लाइनिंग अपने लिए देख सकती है कि कुछ यादव वोट मिल जाए आरजेडी के नाम पर, लालटेन छाप पर। ऐसे कुछ लोग होंगे, निश्चित रूप से होंगे, जो लालटेन छाप कहीं भी देखेंगे तो उसी पर बटन दबाएंगे, तो वैसे लोगों का वोट मिल सकता है। लेकिन उसका वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा अगर कुछ वैश्य के नाम पर कुछ वोट अगर वैश्य का भी मिल जाए रेखा गुप्ता को जाति के नाम पर, तो वो जितना इधर से काटेंगे उतना उधर से काट करके न्यूट्रलाइज हो सकता है उनका वोट। उनको पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि कोई वैश्य का वोट ज्यादा मिला नहीं था, उनको जो वोट मिला था वो यादव का ही और कुछ मुसलमान का वोट था जो उनको मिला था, 46,000 जो वोट आया था। इस बार वो वोट कम हो जाएगा, पूरी तरह से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो एंटी बीजेपी वोट है, जिनको बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है, उनकी पहली पसंद प्रशांत किशोर होंगे, क्योंकि वही लड़ते हुए दिख रहे हैं सामने से। तो वो इनका रेखा गुप्ता का वोट कम हो जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए है कि वो क्या इररेलीवेंट होने की का खतरा अफोर्ड कर सकते हैं। बांकीपुर से जो मैसेज जाएगा पूरे देश में जाएगा, और वो मैसेज इंडिया ब्लॉक के एलाइज को भी जाएगा, और जो एंटी बीजेपी वोट है उसको भी जाएगा। तो इंडिया ब्लॉक के एलाइज में भी तेजस्वी यादव और आरजेडी की हैसियत कम होगी अगर बाई इलेक्शन में उनका उम्मीदवार डिस्टेंट थर्ड होता है। अगर रेखा गुप्ता 10,000, 15,000, 20,000 वोट पर सिमटती हैं तो ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा। उनके वोटर्स में भी मैसेज जाएगा, एंटी बीजेपी वोट में मैसेज जाएगा कि तेजस्वी यादव लड़ने की स्थिति में नहीं है, प्रशांत किशोर नया अपोजिशन है। और इंडिया अलायंस के अंदर भी, ये इंडिया मतलब गठ में जो ब्लॉक है उसके अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि तेजस्वी यादव की क्षमता कम हो रही। तो तेजस्वी यादव को अगर सीरियस नेता है अगर, तो वो तुरंत मैदान में कूदना चाहिए, आकर के उनको लड़ना चाहिए, दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। अजीत जी, इस बात की चर्चा हम लोग बार बार कर चुके हैं कि इतने अगंभीर, इतने नॉन सीरियस कोई पॉलिटिकल लीडर होता है क्या? कि चुनाव की अंधेरी बजी हो और आप यूरोप में छुट्टियां मना रहे हो और आपके बारे में कोई नेता यह कहने की स्थिति में नहीं हो कि आप हैं कहां, आप लौटेंगे कब, न तारीख बताई जाती हो, न प्रचार का तरीका बताया जाता हो, उम्मीदवार दे दिया, सिंबल दे दिया, लेकिन आप छुट्टियां मना रहे हैं। मतलब इतना गैर गंभीर अगंभीर कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, यह संभवतः दिखता है क्या? और वह व्यक्ति क्या आज की राजनीति में टिक पाएगा? नहीं, बिल्कुल। आज जैसे 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 जितना कटथ्रोट कंपटीशन है, और कंपटीटर आपका प्रशांत किशोर है, आपका कंपटीटर हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी हो जाए। ऐसे में तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। और इतने इश्यूज हैं ज्ञानेश्वर जी, देखिए इथेनॉल मिक्सिंग का मुद्दा आपके बिहार का इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा मुद्दा बना दे रहा है। वही इन्फ्लुएंसर्स लगे हुए हैं। आज आपने एक दूसरे इन्फ्लुएंसर सौरभ जोशी के बारे में इतना बड़ा मुद्दा बन गया, और आप बिहार में इसका भी इशू नहीं बना पा रहे। महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा नहीं बना पाए आप। बच्चों की पढ़ाई की में जो नीट की परीक्षा हो या सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग की गड़बड़ी, कोई इशू नहीं बना पाए। ये तो एकदम बटर जो है फेलियर है आपका इश्यूज के ऊपर। तो आप सामाजिक समीकरण के दम पर कब तक चुनाव मतलब हारते रहेंगे? जीतने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, और बहुत आप जितनी बार हारे आपका कोर वोट छोड़ देगा। जब उसको निराशा हो जाएगी कि आप नहीं जीत सकते हैं, तो वो दूसरा ऑप्शन चुनेगा। और वही बात है, मुसलमानों का पब्लिक ओपिनियन देखिए, वे जो बोल रहे हैं, उनके जो शब्द हैं, वे यही कह रहे हैं ना
कि भाई आरजेडी कर क्या रही है, आरजेडी का साथ बिल्कुल। क्या ले। हाँ, तो सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछा, जो हमने कहा ना कि स्थिति वैसी आ रही कि आप सिर्फ यादवों के नेता बनकर रह जाएंगे, मुसलमान और हाँ यादव भी नहीं होगा। हाँ, और वो भी असेंबली के समय देखेगा कि वो आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो सब अपनी अपनी जगह खोजते हैं। हमने जी। कई बार आपके साथ बातचीत में हरियाणा के जाटों का एग्जाम्पल दिया कि भाई आप नहीं जीतिएगा तो वो नया दूसरा खोजेगा। वो हम्म। देखिए, यादव अगर सरकारी जाति बन चुकी है, उसको सत्ता का एक बार वो चस्का लग चुका है, तो बहुत दिन तक सत्ता से बाहर नहीं रख सकते, फिर वो दूसरा आदमी खोजेगा जो उसको सत्ता में ले आ सके, सत्ता दिला सके उसको। तो वो फिर एक संकट होता है, एक लॉन्ग टर्म में राजनीति में ऐसे इमर्ज नहीं, करती है, वो इस तरह से देखिए इवॉल्व करती बीजेपी की तैयारी में, बीजेपी को लग रहा है कि यादव जो हैं वह उदासीन हो रहे हैं और तेजस्वी यादव को चुनाव से मतलब नहीं है। तो नित्यानंद राय से लेके तमाम जो यादव नेता हैं बीजेपी के, नंद किशोर यादव ने भी लोगों को फोन करना शुरू कर दिया है। तो यादवों को भी लग सकता है कि चलो तेजस्वी यादव को कोई मतलब ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे हैं, ये सत्ता में है, इनके पास जाएंगे तो कुछ काम भी हो जाएगा, है। मुसलमान बिल्कुल। भी चले जाएंगे, यादव भी चले जाएंगे। हाँ, और कभी कोई दूसरे यादव के नेतृत्व में देखिए बीजेपी जैसी पॉलिटिक्स करती है, कैसे हरियाणा का ही एग्जाम्पल हम बार बार देते, कोई दूसरी स्टेट देखिए, नया मराठा नेता शरद पवार, जी। अजीत पवार सबके मुकाबले एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने खड़ा कर दिया ना, नया मराठा नेता। बिल्कुल और वो बिल्कुल। नया मराठा नेता उसके साथ अलायंस में है। हरियाणा हम्म। में एक नया जाट नेता खड़ा कर दिया ना बीजेपी ने, कर दिया था ना दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को, उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला के परपोतों को, हम्म। पोतों को, देवीलाल के परपोतों को, और उसकी पार्टी बनाई थी, 5 साल सरकार चलाई, 10 एमएलए जीता करके। तो बीजेपी अगर कोई, आप यादव बीजेपी में नहीं आ सकता, कोई दूसरा यादव नेता खड़ा कर देगी बीजेपी बिहार में। तेज जी। प्रताप यादव को खड़ा करने की कोशिश हुई थी, तेज प्रताप नहीं कर सके, उनकी क्षमता में कमी थी, नहीं तो बीजेपी उन्हीं को खड़ा कर देते, वो अपना बिल्कुल। गला गुट बना लेते, उनके साथ यादव चले जाते। तो ये जो फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए किसी भी वोट को आज के जमाने में। और आज के जमाने में ज्ञानेश्वर जी, एक बीजेपी का एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, और एक डिसएडवांटेज इनका तेजस्वी का, दोनों का आप देखिए डिसएडवांटेज क्या है। मंडल की लड़ाई आज के तारीख में जो लोग 20 साल 25 साल के हैं ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने क्या देखी है मंडल की लड़ाई? कुछ नहीं देखा नहीं है। देखिए। जी। जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ है, आज वो लोग सब, आज 30 साल 31 साल के जो लोग हैं, उन्होंने क्या देखा है? कुछ नहीं देखा है। उन्हें तो सब कुछ भाजपा अच्छा के अच्छा ही देखा। प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी 1996 में जन्मे हैं, उन्हें क्या हाँ, पता कि मंडल की लड़ाई क्या हुई है, मंडल की क्या लड़ाई अतुल हुई थी। में क्या हुई है। हाँ, और यह मंदिर की क्या लड़ाई हुई थी वो ये भी नहीं जानते। बिल्कुल। कैसे कैसे गांव गांव में रामशिलाएं घूमी, रामशिला पूजन हुआ, कैसे कार सेवा हुई, कैसे लोग मरे, कैसे ढांचा गुम्बद टूटा, ये तो सब आप पढ़ेंगे ना, सब किताबों में बिल्कुल। पढ़ेंगे, कोई आपको बताएगा, हम आप इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। लेकिन जी। जो बाद की पीढ़ी है, जो 20 साल की है, 18 साल की है, 25 साल की, उसको तो आप लाख सिर पटक के राजी, उसको आप न मंडल समझा सकते हैं न कमंडल समझा सकते हैं। वो तो अपना भविष्य देख रहा है। तो वो आपके सिर्फ इस नाम पर कि तेजस्वी यादव है, लालू यादव ने मंडल की लड़ाई लड़ी थी, वो आपके साथ रहेगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी जो मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के परेशान है, वो इसी से परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं होगी। वो 18 20 साल 25 साल उसको लगेगा कि तो चंदा चुरा लेते हैं लोग, चढ़ावा चुरा लेते हैं, बिल्कुल। उसने संघर्ष नहीं देखा है कमंडल का। तो ये राजनीति जिस तरह से अब हो गई है, और जो पीढ़ी है 35 साल की उम्र वाले 65% लोग हैं ज्ञानेश्वर जी देश में, और उसमें बिहार में तो और ज्यादा होंगे। तो आप उनको सिर्फ मंडल कमंडल और वो नहीं समझा सकते हैं, जाति और धर्म नहीं समझा सकते। उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, और उसका अपना प्रायोरिटी है अपनी। उसकी अगर उस प्रायोरिटी में वो वोट देगा तो हो सकता है तेजस्वी यादव को भी छोड़ दे, हो सकता है कि कमंडल का चेहरा जो है उसको भी छोड़ दे। वो जब छोड़े, अभी हम ये नहीं करें कि अगले ही चुनाव में याद है ना, पूर्णिया का चुनाव देखा है ना लोगों ने, हाँ देखा हम लोग। हाँ हाँ, पूर्णिया में देखा ना कि मुसलमानों ने भी छोड़ दिया, यादवों ने भी छोड़ दिया, जबकि हाँ, तेजस्वी यादव ने कैंप किया, 40 विधायक कैंप कर रहे थे उस समय। तो ये वो छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा इंतजार लोग नहीं करेंगे। इस बात को समझना चाहिए बीजेपी को भी, आरजेडी को भी। और एक नए फोर्स के तौर पर देखिए, प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव, उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया, ये उनकी जीत है। आधी जीत उनकी तभी हो गई जब उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। जब तक वो नहीं लड़ने का फैसला कर रहे थे, लगता था कि दुविधा में रहते हैं, संशयग्रस्त नेता हैं, हारने से घबराते हैं, लड़ने से घबराते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने पहले कहा वो हारे या जीते, अब इसका कोई मतलब नहीं। वो जिस दिन आए उसी दिन ये तय हो गया कि लड़ाई उन्हीं के साथ होगी, बीजेपी की लड़ाई। अब इस लड़ाई में अगर वो जीत जाते हैं तो एक उनके सामने पूरा आसमान, बिहार का राजनीतिक क्षितिज उनके सामने है। अगर वो नहीं भी जीतते हैं, मुकाबला नजदीकी होता है, कम वोट के अंतर से जीत हार होती है, और आरजेडी का डिस्टेंट नंबर 3 रहता है कैंडिडेट, तब भी पूरा राजनीतिक क्षितिज उनके लिए बिहार का खुल जाएगा। वो बिहार विधानसभा में जाएंगे तो बिहार के लोगों की आवाज बुलंद होगी, नहीं जाएंगे तभी एक मैंडेट उनके पास होगा 50,000 60,000 वोट का, जो उनको एक ताकत देगा, उनके लोगों का भी मोरल बूस्ट करेगा। देखिए, हर आदमी कह रहा है
जहां दिल्ली में बात होती है कि उनकी उम्मीदवार को 7,000 वोट आया था पिछली बार, तो उनको कितना आ जाएगा। हमने कहा कि आप इस आधार पर मत जज करिए कि उनके उम्मीदवार को 7,000 वोट आया था तो उनको कितना आएगा। हो सकता है कि 7 के आगे 0 लग जाए और 7,000 के आगे और एक 0 लग जाए। भाजपा को कभी 2 सीटें ही आएगी, भाजपा को कभी 2 सीटें ही आएगी। दो सीटें आई तो उसके अगले ही चुनाव में 89 सीटें आ गई। तो जहां ये जरूरी नहीं है कि आपका गढ़ हमारा बीजेपी का गढ़ है, तो गढ़ में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को चुनाव हारते देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सीट पर लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी। झारखंड में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते तमाड़ सीट पर विधानसभा का चुनाव हार गए थे, बाई इलेक्शन था। तो बाई इलेक्शन में कौन जीत जाएगा, कौन किसको हरा देगा, चूंकि वहां समीकरण काम नहीं करता है। प्रशांत किशोर इस बात को समझ रहे हैं, वो अपना नया समीकरण बना रहे हैं, नई चीजों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, देश के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लीडरशिप के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहारियों की आकांक्षा को जगा रहे हैं। देखिए हम लोग कह रहे हैं बार बार ज्ञानेश्वर जी, आकांक्षी युवा जो है, एस्पायरेशनल यूथ और आइडियलिस्ट नागरिक, जो आइडियलिस्ट जो सिटीजन है, जो सब आदमी इस देश में चोर बेईमान कम ही लोग हैं। जिसको मौका मिल रहा है चोरी बेईमानी कर रहा है, जिसको मौका मिला वैसे भी बहुत लोग हैं ईमानदारी से नौकरी करके रिटायर हुए हैं, और वैसे ही ईमानदार लोगों से देश का और बिहार का शासन चला है, उनकी व्यवस्था चली। तो ऐसे तमाम लोग, कोई नहीं चाहता है कि कोई ऐसी व्यवस्था बने जो उनके बच्चों के लिए खराब हो। तो ऐसे जो आइडियलिस्ट यूथ हैं, आइडियलिस्ट बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर लोग हैं, जो आकांक्षी युवा है, वो सब प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। और कास्ट का इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। देखिए एकदम ग्राउंड से हम आपको रिपोर्ट बता चुके हैं। हमारी बहुत दिलचस्पी है चुनाव में, आपकी भी तो है ही, लेकिन बिहार और ब्राह्मण 2 कोर वोट बीजेपी का छोड़ दे इस बार, मैक्सिमम तो कोई हैरानी नहीं होगी। बीजेपी को छोड़ दे तो कोई हैरानी नहीं होगी। भूमिहार और ब्राह्मण से ज्यादा रोष और आक्रोश तो राजपूतों में दिखाई पड़ रहा है। अजीत जी, राजपूतों को भी देखना होगा। हाँ, राजपूतों को भी देखना होगा कि गैर कायज संबंध कहीं यदि एक गोलबंद हो गए तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब उस समीकरण पर फिर हम लोग, अभी बहुत टाइम है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वोट टूटने की जो आपने कहा ना, गैर कायज सवर्ण, उनके वोट टूटने की आशंका, सबको अपनी अपनी शिकायतें हैं, सबकी शिकायतें अपनी अपनी हैं, और सबका जो गुडविल प्रशांत किशोर के प्रति जो है, कि लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जहानाबाद का मुद्दा भी उठाते हैं, प्रशांत किशोर बिलौटी का भी मुद्दा उठाते हैं, प्रशांत किशोर हर जगह का मुद्दा उठाते हैं, तो क्यों नहीं कास्ट और कम्युनिटी उनके साथ जुड़ेगी। तो एक जो गुडविल है गैर कायज सवर्ण का उनके साथ है। और ये आप हम लोग और इस पर खबर लेंगे। उर्मी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है, हो सकता है मतलब चुप वोट अगर खिलाफ नहीं डाले तो चुपचाप घर में बैठ जाए, ये भी नुकसान है। नीतीश कुमार को हटाए जाने को लेकर के जो कहानियां हैं, उससे वहां उसको चर्चा हो रही है। जेडीयू बीजेपी का जो रिफ्ट है वो और वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। यादव मुसलमान अगर एकजुट हो जाता है और दलित का वोट कांग्रेस सपोर्ट करे आ जाता है, तो प्रशांत किशोर बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे। नतीजा मतलब एनीबडीज गेम होगा माखीपुर का। ये हम लोग अभी कह सकते हैं कि एनीबडीज गेम है, कोई बहुत आश्वस्त होकर के घर में नहीं बैठ सकता। एडवांटेज बीजेपी है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, प्रबंधन से, परंपरा से, सब चीजों से, लेकिन गेम एनीबडीज है। गेम बीजेपी या प्रशांत किशोर किसी तरफ पलड़ा झुक सकता है, एनीबडीज गेम है। और देखिए हमने कहा ही कि बांकीपुर में महादंगल है, तो अभी आगे आने वाले दिनों में बांकीपुर की ही चर्चा होगी, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है वह सामान्य चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर न होते तो इसकी चर्चा कोई न करता। पूरी दुनिया में लोग, मतलब भारत भर में तो लोग जानते ही नहीं कि बांकीपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है बिहार के अलावा, लेकिन अब प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो इसलिए सब जान रहे हैं। तो बांकीपुर की चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।